कराची किंग्स का लग रहा है कि कम बैक करेगा कराची किंग्स, बट वी नेवर नो कि ग्राउंड में क्या होता है। तो इस हवाले से एक्सपर्ट राय भी जाने थे। नजीबुल हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं और नजीब से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नजीब, होप यू आर डूइंग वेल, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सुबह नजीब हम आपसे पहली तो ये चीज ये जानना चाहेंगे कि आज कराची और कोयटा आमने सामने होंगे, किस टीम को किस शोबे में बर्तरी हासिल है, ये बताइएगा। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू गाइज। जी हाँ, आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है कराची और कोयटा दोनों के लिए, बिकॉज ये दोनों टीमें अपना पहला मैच बड़ा ज़बरदस्त जीती हैं और दूसरा मैच हारी हैं, और वो मैच हारने के बाद दोनों मेरे ख्याल में बुरी तरह से एक्सपोज भी हुई हैं, क्योंकि इन दोनों टीमों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी इस सीज़न में। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इन दोनों ने ड्राफ्ट में बड़ी अच्छी और बैलेंस साइड बनाई थी, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी हुई थी जो पिछले गेम में पता चला सामने आई। जैसे अगर कराची की बात की जाए तो कराची का स्पिन डिपार्टमेंट वीक है, बल्कि ये कहना ही गलत है कि स्पिन डिपार्टमेंट वीक है, स्पिन डिपार्टमेंट है ही नहीं। वही प्रॉब्लम हो रही है जो पाकिस्तान टीम के साथ हो रही है कि हम खुशदिल को मेन स्पिनर के तौर पे खिला रहे हैं। वो मेन स्पिनर नहीं है, वो 2 ओवर तो करा सकते हैं, पार्ट टाइम स्पिन के ऑप्शन तो हो सकते हैं, बट उन पे सारी जिम्मेदारी डालना ये बहुत गलत है। और ऑन दी अदर हैंड कोयटा के साथ प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने जो शोएब मलिक को लिया है, अब इट्स हाई टाइम कि शोएब मलिक खुद रियलाइज करें कि अब उनकी जगह नहीं बनती है। ये अब बस बात हो गई है ख़त्म। साथ में दूसरा जो फ़हीम अशरफ का ऑप्शन उन्होंने डाला है, उनकी बुरी तरह से पिटाई हुई है, तो ये मुझे वीक लिंक लग रहे हैं कोयटा की टीम में। तो खामियां दोनों टीमों की नज़र आ रही हैं। शोबा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? कराची किंग रिलाई हैविली ऑन देयर टॉप 3 जो कि फॉरेनर्स हैं, उनका चलना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बड़ा स्ट्रॉन्ग भी साबित हो सकते हैं। हम सब जानते हैं डेविड वार्नर अगर चले तो वो इट कुड बी डेविस्टेटिंग फॉर द ऑपोजिशन। साथ में टिम साइफर्ट, जिन्होंने न्यूजीलैंड में जो पाकिस्तान की सीरीज थी बड़ी बुरी तरह हमारी धुलाई की थी, वो चल गए। विंस पहले मैच में 100 कर चुके हैं, दूसरे पे 0 पे आउट हुए हैं, लेकिन ही इज केपेबल, वो तो उन्होंने पहले मैच में ही दिखा दिया। तो कराची का टॉप ऑर्डर चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग शोबा है हमारा। और जहां तक कोयटा की बात है तो कोयटा अपने स्पिनर्स के साथ फंसा सकता है, उनके स्पिन ऑप्शन हमसे बहुत बेहतर है। और खुशदिल से भी हमें उम्मीदें हैं कि वो भी कराची किंग्स की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त काम कर सकते हैं। एक चीज़ और बताइएगा, कराची का पहला मैच जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी, सोचे 235 रन का उन्होंने हदफ हासिल किया, लेकिन दूसरे मैच में पूरी टीम 136 पर आउट हो गई। तो खिलाड़ियों ने आपके ख्याल में पहले मैच और दूसरे मैच को अगर हम देखें, गलतियां कहाँ की, क्या गलतियां? जी बिल्कुल, पहले मैच में जो कराची किंग ने रन चेस किया वो तो पीएसएल हिस्ट्री का 3rd सक्सेसफुल हाईएस्ट रन चेस है। लेकिन जहां आप दूसरे मैच की बात कर रहे हैं जिसमें हम 136 बनाने में कामयाब हुए, वो भी एंड में हसन अली और खुशदिल ने रन कर लिए, वरना लग रहा था जो कराची किंग का लोएस्ट टोटल है ना पीएसएल हिस्ट्री का 108, शायद हम उससे भी पीछे रह जाएं। ये कराची किंग से ज्यादा प्रॉब्लम है कोई भी टीम जब लाहौर कलंदर के अगेंस्ट खेलेगी और वो पहली बारी में 200 टच कर जाएंगे तो फिर रन चेस बहुत मुश्किल है, क्योंकि लाहौर की बॉलिंग इज फिनोमिनल। एक तो सबसे बड़ी बात, शाहीन शाह अफरीदी फॉर्म में आ गए हैं। वो अर्ली ऑन जो उनके शुरू के ओवर्स होते हैं वो बड़े डेडली होते हैं और वो उन्होंने कराची के खिलाफ करके दिखाए। साथ में जहां उनकी बॉलिंग में एक वीकनेस नजर आ रही थी कि राशिद खान नहीं होंगे तो क्या होगा, वो कमी पूरी कर दी रिशाद हुसैन ने, जो बांग्लादेशी स्पिनर हैं। वो बहुत ब्रिलियंट बॉलिंग करा रहे हैं। आसिफ आफरीदी का ऑप्शन उनके पास बड़ा शानदार है। तो ओवरऑल जमान खान के आने के बाद भी ओवरऑल बॉलिंग इज सो डेडली कि इनके खिलाफ आपको अगर आपने जीतना है तो पहले अगर ये बैटिंग कर रहे हैं तो इनको 170-175 पे रोकना मस्ट है। जहां 200 टच कर लेगा लाहौर कलंदर, वहां उनको हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। या तो आप पहले बैटिंग करें तो ही फायदा है, अदरवाइज अगर लाहौर पहले बैटिंग कर रहा है तो बड़ा स्कोर होगा, तो उनकी बॉलिंग हर किसी को फंसाएगी जैसे उन्होंने कराची को फंसाया। तो नजीब एक चीज और बताएं, हम ये देख रहे हैं कि कराची किंग्स में हमें स्पिनर की कमी महसूस होती है। अब अगर मोहम्मद नबी की बात करें तो बैटर भी बहुत अच्छे हैं, स्पिनर भी बहुत अच्छे हैं, तो आज खिलाना चाहिए फिर उन्हें। वाह सदफ, क्या शानदार सवाल किया आपने। बिल्कुल, कराची का स्पिन डिपार्टमेंट बहुत ही वीक है और मैं भी यही बार बार बोल रहा हूं कि मोहम्मद नबी का
आना बहुत जरूरी है। देखिए, आप एडम मिल्स की जगह किसी भी अपने लोकल फास्ट बॉलर पर रिलाई कर सकते हैं, और स्पेशली मीर हमजा ने कराची किंग के लिए पहले भी अच्छा परफॉर्म किया है। वो ऑप्शन हमारे पास है। आमिर जमाल को अगर हम लाते हैं तो वो भी एक ऑलराउंडर ऑप्शन हो सकता है। और जहां तक एडम मिल्स की बात है, उनको बिठा के फॉरेन प्लेयर के ऑप्शन में आपके पास मोहम्मद नबी हैं। तो मोहम्मद नबी से आपकी स्पिन डिपार्टमेंट भी स्ट्रांग हो जाता है, और साथ में वो एक ऑलराउंडर हैं, वो बैटिंग में भी आपको हेल्प कर सकते हैं। बट मोर इम्पोर्टेंटली अभी तो आपको स्पिन की बहुत शदीद जरूरत है। तो नबी हैज प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस दुनिया भर में लीग्स खेलने का भी और वैसे भी। तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है कि कराची नबी को ट्राई करे। अच्छा नजीब, PSL 10 में आज कराची और कोयटा आमने सामने होंगे, बड़ा टाकरा होगा। कोयटा की टीम में कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको लगता है कराची के प्लेयर्स को टफ टाइम दे सकते हैं? जी साइम, देखिए, असल में बात यह है कि दोनों टीमें में अपने जो लास्ट मैचेस हारी है ना, उसके बाद जरा सा शेकी होंगी, तो नर्व्स पे काबू करना बहुत जरूरी है। प्लेयर्स दोनों टीमों में ऐसे हैं जो एक दूसरे को तंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोयटा का जो स्पेसिफिकली आपने सवाल किया है, तो कोयटा में फिन एलन को जल्दी आउट करना बहुत जरूरी है। ही कुड बी डेविस्टेटिंग। वो इतनी तेजी से रन बनाते हैं कि मैच आपके हाथ से निकल जाता है। तो पिछला मैच जो कोयटा हारा है उसमें फिन एलन जल्दी आउट हुए, तभी वो जो है गेम से बाहर हो गए थे। तो अगर आपको कोयटा को जल्दी पकड़ना है तो फिल एलन की विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सऊद शकील अपना टाइम लेते हैं, और जब तक पावर प्ले है तभी तक सऊद शकील खेलते हैं तेज थोड़ा बहुत, उसके बाद तो वो बिल्कुल फंस जाते हैं। तो फिन एलन की विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में अबरार और अकील हुसैन, ये अपनी स्पिन बॉलिंग से बहुत परेशान करेंगे सबको। तो इनको टैकल करना और फिन एलन की विकेट जल्दी लेना, ये कराची किंग का आज मकसद होना चाहिए। और हम बात करें कोयटा पेशावर की, तो नजीब दोनों बहुत अच्छी टीमें हैं, लेकिन दोनों को अब तक कामयाबी नहीं मिली है। क्या वजह है? इन टीम के साथ क्या मसला हो रहा है? नहीं, मुल्तान के लिए तो मैं इस बात से अग्री कर सकता हूं, लेकिन पेशावर ज़ल्मी के लिए आपने कहा कि ये दोनों अच्छी टीमें, मुल्तान और पेशावर के लिए मैं अग्री नहीं करता। बिकॉज पेशावर ने ड्राफ्ट में जिस तरह से पिक किए हैं, उन्होंने अपना सीजन 10 का फैसला वहीं कर लिया था। मुझे तो ये टीम समझ ही नहीं आ रही। कैडमोर पिछले 2 सीजन से रन नहीं कर रहे, आपने उनको प्लेटिनियम में उठाया है। फिर उसके बाद आपके पास ओपनिंग बैटर्स के इतने सारे ऑप्शन हैं। बाबर आजम की कप्तानी वही पुरानी, जिस तरह से वो पाकिस्तान की कप्तानी करते हैं, वो यहाँ भी वही कप्तानी कर रहे हैं, विच इज़ वेरी पुअर। टीम मुझे समझ ही नहीं आ रही है। इसको देख के मुझे ये रियलाइज होता है कि जब आप ड्राफ्ट में एक टीम बनाते हैं तो आप सोचते हैं कि आपका बेस्ट प्लेइंग 11 क्या बनेगा। इन्होंने तो शायद सोचा ही नहीं है। तो पेशावर के आगे बढ़ने के चांसेस बहुत कम हैं, और अगर पेशावर प्लेऑफ में जाता है तो आई बी वेरी सरप्राइज, बिकॉज जिस तरह से ये 2 मैचेस हारे हैं, वो सामने नजर आ रहा है कि ये टीम इस सीजन में कुछ भी नहीं कर पाएगी। जहां तक मुल्तान की बात है, तो पिछले मैच में उन्होंने 4 कैचेस छोड़े हैं। आप किस तरह से मैच जीत सकते हैं? पहला मैच जो कराची के खिलाफ था, वहां उन्होंने बिग रन्स किए, बॉलिंग इनकी स्ट्रगल कर रही थी, इनकी बॉलिंग में कुछ स्पेशल नहीं है। और फिर अगले मैच में इन्होंने पुअर फील्डिंग की। तो गलतियां जब इतनी सारी करेंगे इतने छोटे फॉर्मेट के अंदर, तो फिर जीत तो आपसे दूर जाती जाएगी। तो मुल्तान कैन ऑलवेज कम बैक, उनके पास फिर चांस है। पेशावर का बैलेंस बहुत खराब है। पेशावर की टीम मुझे नहीं समझ में आ रही। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। नजीबुल हसनैन हमारे साथ मौजूद थे।